वाराणसी बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ वाराणसी ने आज अपनी तीसरी वर्षगांठ मनाई। इस अवसर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में आधुनिक फर्टिलिटी उपचार को मरीजों तक पहुंचाने की अपनी यात्रा को रेखांकित किया गया। इस अवसर पर बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ वाराणसी की सेंटर हेड एवं कंसल्टेंट डॉक्टर दीपिका मिश्रा ने मीडिया को संबोधित किया और केंद्र की प्रगति, भविष्य की योजनाओं और फर्टिलिटी संबंधी बढ़ती जागरूकता पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर दीपिका मिश्रा ने कहा, हमने इस अस्पताल में 3 साल पूरे किए और अब इसे आगे ले जाना चाहते हैं। हमारा विजन है वाराणसी में ही सभी आधुनिक सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो, ताकि मरीजों को विशेष उपचार के लिए दिल्ली या मुंबई न जाना पड़े। टाइम लैप्स मशीन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से जिससे भ्रूण के विकास को रियल टाइम में देखा जा सकता है। हम फर्टिलिटी ट्रीटमेंट को न केवल अधिक प्रभावी बल्कि सुविधाजनक और पारदर्शी भी बनाना चाहते हैं। डॉक्टर मिश्रा ने फर्टिलिटी से जुड़ी चुनौतियों और उपचार में बदलते रुझानों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि पहले ये माना जाता था कि 35 वर्ष की आयु के बाद ही लोग आईवीएफ का सहारा लेते, लेकिन अब 25 से 28 वर्ष की उम्र के अधिक दंपत्ति इलाज के लिए आ रहे हैं। उन्होंने ये भी जोर दिया कि इनफर्टिलिटी अब केवल महिलाओं तक सीमित समस्या नहीं है। आज पुरुष और महिला दोनों में इनफर्टिलिटी का अनुपात 50-50 हो गया, जबकि करीब एक दशक पहले 60-40 था। इनफर्टिलिटी के कारणों पर बात करते हुए डॉक्टर मिश्रा ने कहा, पर्यावरण, प्रदूषण, तनाव, अनियमित नींद, खराब खान पान, जंक फूड का सेवन और धूम्रपान जैसी आदतें प्रजनन स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही हैं। बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ में हमारा समग्र दृष्टिकोण केवल चिकित्सकीय उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि हम मनोवैज्ञानिक और जीवन शैली परामर्श भी प्रदान करते हैं ताकि परिणाम बेहतर हो सके। पिछले 3 वर्षों में बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ वाराणसी ने क्षेत्र भर में जागरूकता शिविर और कार्यक्रम आयोजित किए, जिनका उद्देश्य लोगों को बांझपन, उसके कारणों और उपलब्ध समाधान के बारे में शिक्षित करना है। केंद्र का उद्देश्य अपनी पहुंच को और बढ़ाना है ताकि उच्च गुणवत्ता वाली सुलभ और किफायती प्रजनन सेवाएं हर जरूरतमंद तक पहुंच सके। की क्वालिटी खराब। देखिए, एज ग्रुप जो हमारे पास अब पहुंच रही है, पहले ये धारणा थी कि 35-36 के बाद ही लोग आईवीएफ में गर्भ धारण नहीं कर पा रहा है, तो वो हमारे पास आता है। वो 25 साल का भी हो सकता है, 28 का भी हो सकता है, 30 का भी। तो एक रेंज होना है और इसकी पहल हमने ज़्यादा था अगर हम आज से 7-8 साल पहले की बात करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपिका मिश्रा, सेंटर हेड एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट, बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ वाराणसी से। आज 3 साल पूरा हो रहा है, क्या कहेंगी और उन लोगों माओं के लिए क्या कहेंगी जो अभी भी कहीं न कहीं भटक रही हैं? सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमने पिछले 3 वर्षों में निसंतान दंपतियों को संतान दिलाने में जो सहयोग किया, उसके लिए मैं तहे दिल से ईश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगी। और हमने जिन पेशेंट्स को बुलाया, जो अपने बच्चों को लेके आए थे, उनकी खुशी देखते ही बनती है। तो लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं उसमें सफल हो पा रहे हैं। आगे भी यही कामना है कि इस काम को और अच्छी तकनीक के साथ और बढ़ाया जाए और पेशेंट्स के बीच में जागरूकता बढ़े, ताकि निसंतान दंपत्ति जो स्ट्रगल कर रहे हैं और सही जगह पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको भी रास्ता समझ में आए। मैम, पिछले 3 वर्षों में तब आपके सेंटर कितने औसतन इसमें सिर्फ आईवीएफ नहीं है, बहुत सी हमारे पेशेंट्स नेचुरली भी कंसीव हुए हैं, कई आईयूआई से हुए हैं, कई आईवीएफ से हुए हैं। अगर ऑन एन एवरेज देखूं तो हर साल कम से कम 600 से 700 महिलाओं को संतान प्राप्ति हो जाती है। आसपास के जो जिले हैं वो पीएफआई तक कैसे पहुँचे हैं, क्या कुछ चीज़ें? देखिए, हम अपने समय समय पर अवेयरनेस कैंप्स भी करते हैं आसपास के ज़िलों में, चाहे जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गाज़ीपुर, भदोई, भभुआ, सोनभद्र, इन ज़िलों में हम जाते रहते हैं और वहाँ अवेयरनेस कैंप्स होते हैं ताकि पेशेंट को जागरूक भी कर सके निसंतानता के बारे में, और जो फैसिलिटीज़ हमारे सेंटर पे अवेलेबल है उसको हम कम दरों में उन पेशेंट्स तक पहुंचा सकें जो इसके बारे में अभी तक नहीं सोच पाए हों। इस समय जो समस्याएं आ रही हैं बच्चे न होने का, देखिए, कारण बहुत से हैं और हर एज ग्रुप में अलग कारण हैं। अगर हम इसको बांटें कि महिला निसंतानता किस वजह से बढ़ रही है, तो हार्मोनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। पीसीओडी की समस्या, एंडोमेट्रियोसिस की समस्या, जिसमें अंडे की क्षमता कम हो जाती है या ट्यूब खराब हो जाती है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेस, ट्यूब का में सूजन आ जाना, पानी भर जाना या ब्लॉकेज, या बच्चेदानी के विकार, ये मुख्य कारण है जो कि प्रेगनेंसी में बाधा बनते हैं। अगर पुरुष निसंतानता की बात करें तो उनमें शुक्राणुओं का कम बनना
और शुक्राणुओं का ना निकल पाना या उनकी मोटिलिटी, उनकी गतिशीलता या उनकी संरचना में विकार, ये भी बहुत मुख्य रूप से कारण है पुरुष निसंतानता क्या का। इसमें खान पान या कुछ ऐसा? इसमें जो खान पान हमारा चल रहा है, ज़्यादातर लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। स्ट्रेस एक अलग फैक्टर है जिसकी वजह से सब कुछ ठीक होते हुए भी कभी कभी प्रेगनेंसी नहीं लगती। तो हमें अपने स्ट्रेस लेवल को मिनिमम रखना है, संतुलित आहार लेना है, 8 से 10 गिलास पानी डेली पीना है और रात में 8 से 10 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है। एडिक्शन या कोई भी नशा या धूम्रपान, इन सब का सेवन नहीं करना है, क्योंकि इससे भी शुक्राणुओं की हेल्थ पे असर पड़ता है। 3 साल के कार्यकाल में ऐसा कोई केस बताइए जिसमें आपको चांस कम ना हो, लेकिन का कि चांस हो गया और वो तो मतलब परिवार को बच्चा हो? ऐसे बहुत से केसेस हैं, कहूँगी एक ही नहीं है, बट अगर डिस्कस करना चाहते हैं तो एक पुरुष निसंतानता का केस था जिसमें एज़ोस्पर्मिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि शुक्राणु नील होते हैं। जब हम इजैकुलेटेड सेमेन को देखते हैं तो उसमें कोई शुक्राणु नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में हम फिर टेस्ट कराते हैं कि शुक्राणु बन रहे हैं अंदर या टेस्टिस में भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ये जो पेशेंट पर्टिकुलर जिनकी मैं बात कर रही हूँ, इनका शुक्राणु बन रहा था परंतु ब्लॉकेज होने की वजह से निकल नहीं पा रहा था। इसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। इस केस में महिला भी, उनका भी ट्यूब डैमेज थी, उनको भी नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं हो सकती थी। तो हमने आईवीएफ पद्धति से टीसा किया, टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन, और महिला के अंडों से उनके स्पर्म को मिला के भ्रूण बनाए। उसके बाद लैप्रोस्कोपी द्वारा महिला के ट्यूब को सही किया, फिर तत्पश्चात हमने फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया। आज उनके 2 बच्चे हैं। तो ये केस हमें दिखाता है कि आप 8 साल से ये दंपत्ति परेशान थे, उनको नहीं कुछ सॉल्यूशन मिल पा रहा था, वो हमारे पास आए, हमने कंडीशन को समझा और उनको निसंतानता के लिए। लास्ट क्वेश्चन मैम, अब आगे की क्या तैयारी है? क्योंकि 3 साल आपने कार्यकाल पूरा किया, अब आगे कौन सा नया लेके आया, कौन सी चीज़ें? देखिए, भविष्य में हमारी यही योजनाएं हैं कि हम चाहते हैं कि जो ग्रामीण परिवेश है, जहाँ तक अभी ये फैसिलिटी नहीं पहुँच पा रही है आईवीएफ की, उस जगह हम पहुँच सकें, मतलब जन जन तक पहुँच सके और उनको कम दरों में ये अत्याधुनिक टेक्निक हम अवेलेबल करा सकें। मैडम, स्पर्म फ्रीजिंग का क्या सिस्टम है, वो क्यों किया जाता है? सीमेन फ्रीजिंग के कई कॉजेज़ हो सकते हैं। पहला ये है कि अगर पेशेंट का सीमेन एनालिसिस हमने कराया और वो कम आ रहा है तो हमें इन्वेस्टिगेट करना है कि क्या कारण है, हार्मोनल है या फिर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है या ब्लॉकेज है या क्या समस्या है। समस्या को समझने के बाद, कारण को समझने के बाद हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अगर ट्रीटमेंट के बाद भी लगता है कि ये शुक्राणु उतनी तेज़ी से नहीं बन पा रहे हैं जितना बनना चाहिए, तो हम उन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। अगर पेशेंट अभी प्रेगनेंसी नहीं करना चाह रहा है या डिले करना चाह रहा है तो हम सीमेन फ्रीजिंग अवश्य करा लें, क्योंकि बाद में ये और भी ख़राब होने के चांसेस हो सकते हैं।